हो सकता है सरकार कहे कि मैं 3,000 ही करूंगा, या हो सकता है 2,000 ही कर देता हूँ 1,000 वाले को। मे बी उनकी तो डिसीजन वो जाने। लेकिन जो अभी जिस तरह से अलग अलग हॉट इश्यू जो सरकार के सामने अलग अलग तरह की समस्याएं मैं देख पा रहा हूं, उसको देखते हुए जैसा आपको उम्मीद है, लास्ट टाइम भी आप लोग काफी आशान्वित थे कि हमारा ये काम हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि 21 तारीख की जो मीटिंग होने वाली है आपके प्रपोजल के ऊपर में, तो इसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लग जाएगा? डिसीजन कुछ भी आए, 4,000 आए, 3,000 आए, चाहे 5,000 आ जाए। आप कह रहे थे कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कहा है कि उनको भी वृद्धा पेंशन जिससे स्टेट में वो है उनको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरे इस मामले को एक दूसरे जगह डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। देखिए, लोगों ने जिंदगी भर काम किया है, उनके अपने हक के पैसे तो सरकार देने में आनाकानी कर रही है। अब वो वृद्धा पेंशन सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहे, जिस राज्य में भी होगे तो आप उनके उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो, वृद्धा पेंशन मुझे दे दो, उसके बाद ये दे दो। चलिए, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, वृद्धा पेंशन सबको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एज फार एज जो वर्किंग क्लास पीपल है, जिन्होंने जीवन भर अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल में काम किए हैं, इसलिए काम तो नहीं किया था ना कि बुढ़ापे में वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया था, ना कि सरकार के ऊपर निर्भर रहे कि मुझे वृद्धा पेंशन दे दो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस इश्यू को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, एक दूसरे के मतलब फुटबॉल बनाया तो नहीं जा रहा कि उधर फुटबॉल मारो, उधर उस गोल पोस्ट पे देखो, और इधर मारो तो इस गोल पोस्ट पे देखो। अरविंद जी, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है। नेशनल एजुकेशन कमेटी जो आप लोगों का है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर सरकार दया करके नहीं, जो उनका बनता है पेंशनर का, उनकी हक उनको सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई दया और कोई मेहरबानी वाली बात है ही। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएस को लेकर के इस देश के कम से कम 75 लाख जो रिटायर्ड पर्सन है, जो ईपीएस 95 के पेंशन है, लगातार धरना, प्रोटेस्ट, हर तरह से सरकार को जगाने की कोशिश करते आ रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ दिल्ली में बैठे रहे, चाहे वो 2023 के दिसंबर का ठंड का महीना हो, चाहे 2024 का जनवरी का महीना हो, जब भी सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, तो इस उम्मीद के साथ वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते रहे। जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी कमांडर अशोक राउत से, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और इस देश के कम से कम 78 लाख जो तात्कालिक पेंशनर है ईपीएस के, उनको न्याय दिलाने की एक कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त कमांडर अशोक राउत जी ने कहा था कि अभी सरकार ने उनको दोबारा बुलाया है, और थर्सडे की बात बता के वो गए थे, यानी कि 16 तारीख की बात बता के गए थे, और 17 तारीख को कह रहे कि उनकी मीटिंग हुई है। तो मैं कमांडर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है, और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जैसा हम लोगों का लास्ट इंटरव्यू हुआ था और आपने कहा था कि आपको दोबारा बुलाया है, उन्होंने कहा है कि आप प्रपोजल दीजिए और आप ही बताइए कैसे करना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी मीटिंग हुई, और अगर मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई इस बार? हाँ अरविंद जी, जब हम पिछली बार मिले थे तो ये तय हुआ था मंत्री जी के ऑफिस में, लेबर सचिव के साथ हमारी बात हुई थी। हेमा मालिनी जी भी वहाँ पे थे, और तब ये सब बातें हमने पिछली बार बताई। तो उन्होंने कहा था कि जब आप कहोगे तब मीटिंग होगी अगले हफ्ते, मतलब जब हम कहें। तो हमने उनको तभी कह दिया था कि हम गुरुवार को 15 तारीख को मीटिंग करें। तो हम यहाँ से 14 तारीख को निकले, यहाँ आके हमने सारे प्रपोजल बना लिए। प्रपोजल में हमने आज की तारीख में कितने पेंशनर है, कौन से पेंशनर किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे पेंशनर है, डिपेंडेंट है, और भी कोई है, नेक्स्ट ऑफ किन है वगैरह, अपंग है, ये सारी की लिस्ट बना के किसको कितनी पेंशन मिलती है, 1,000 से कम पेंशन कितने लोगों को है, 1,000 से 1,500 कितने लोगों को है, 1,500 से 2,000 कितने लोगों के है। अगर हमारी पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ता हुई तो आपके फंड पे कितना लोड आएगा, आपका जो फायदा आज हो रहा है उससे कितना फायदा कम होगा। नुकसान तो होने का सवाल ही नहीं है, कितना फायदा कम होगा, आपके कॉर्पस पे क्या फर्क पड़ेगा, 1 साल में क्या पड़ेगा, 2 साल में, 10 साल के बाद कॉर्पस की क्या स्थिति होगी। ये सभी गणित हमने करके हम वहां पे पूरी तैयारी के साथ गए। इसमें हमारे
जो हमारी फाइनेंस टीम है एनएसी की, उसने काफी वर्कआउट किया, पूरे सबूतों के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ उन्होंने पूरा जमा चिट्ठा हमें दिया। हम वहां पे गए तो गाड़ी हमारी लेट थी। राजधानी एक्सप्रेस से हम गए थे कि सोचा था कि ये समय पे पहुंचेगी, तो 10 बजे के बजाय वो पहुंची 1 बजे। तो हम जल्दी जल्दी में सामान लेके कपड़े ट्रेन में ही चेंज करके सीधा मीटिंग चले गए। तो वहां पे वो वेट कर रहे थे हमारी अपराजिता जगदीश जी मैडम। फिर हमारे साथ, मेरे साथ हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे, हमारे उत्तर भारत के जो मुख्य समन्वयक है वो सुरेश डंगवाल जी थे, हमारे नरगुन साहब थे जो पूरे भारत के हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर है। दक्षिण भारत के ही हमारे बालाजी थे जो दक्षिण भारत के कोऑर्डिनेटर है, चेन्नई से आए थे, बैंगलोर से आए थे, उत्तराखंड से आए थे कुछ लोग, और हमारे रमेश बहुगुणा जी थे, राणा साहब थे, ये सभी लोग थे। इनके सबके सामने हमारी मीटिंग हुई। पूरन सिंह जी भी आए थे मथुरा से। तो इन सभी लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई। मुख्यतः आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमाकांत नरगुन जी, आदरणीय बालाजी, माई सेल्फ, हम लोगों ने अपने मुद्दे उठाए, बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया। पूरे उनके साथ चर्चा होने के बाद हमने उनको 4 प्रपोजल सौंपे। पहला प्रपोजल तो जो हमारी मांग है 7,500 महंगाई भत्ता, और अगर हमने कहा, अगर ये मांग हमको बताया गया था कि आप 3-4 प्रपोजल दे दो ताकि कुछ वर्केबल सॉल्यूशन वर्कआउट कर सके। तो हमने पहले तो 7,500 महंगाई भत्ता की मांग हमने दी, उसमें कितना परिणाम आपके फंड पे होगा ये भी सिद्ध किया। आज की तारीख से लेके 2030 तक, 35 तक फंड पे क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा इनिशियली डिप आएगा, बाद में बढ़ता जाएगा, ये सब उसमें लिखा है। और उसके साथ हमने दूसरा प्रपोजल दिया कि अगर आप 7,500 नहीं दे सकते हैं तो इंटरिम रिलीफ के तौर पे अगर हमें 6,000 हमारे पूरे पेंशन जो अभी मिल रहा है उस वेतन में अगर ऐड किया जाए, या 5,000 ऐड किया जाए, मतलब इसको 1,000 है उसके 5,000 ऐड करने से 6,000 हो जाएंगे, इसके 2,000 है उसके 7 हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर इसमें आप इंटरिम रिलीफ के तौर पे एक लमसम 5,000 सबको दे तो कितना होगा, अगर वो नहीं हो सकता है 4,000 दे तो कितना होगा। आप देखिए हमारी जो मुख्य मांग है 7,500 महंगाई भत्ता की, वो हमने डाइल्यूट नहीं की है, वो मांग हमारी जिंदा है। हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपसे अभी तुरंत वो नहीं हो सकता है तो इंटरिम रिलीफ दो, क्योंकि हमारे लोग मर रहे हैं। उसके बाद हम अपना झगड़ा चालू रखेंगे, हम अपने आपसे मांगते रहेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन जब तक हम 7,500 महंगाई भत्ता अचीव नहीं करेंगे तब तक हमारी फाइट चलती रहेगी। लेकिन आज की तारीख में इलेक्शन से पहले अगर आप कुछ राहत हमें दे सकते हैं, इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं, तो उसकी बात सोचिए। दूसरी बात, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत ही आवश्यक है, वो भी उन्होंने एक्नॉलेज किया। तो फिर उन्होंने हमारे जो प्रस्ताव थे वो आदरणीय चीफ कमिश्नर के साथ सुबह रखने वाले थे 16 तारीख को। तो 16 तारीख को हम लोगों ने जो हमारे प्रस्ताव 15 तारीख को हमने सबमिट किए थे, वो प्रस्ताव हमने प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में, वित्त मंत्री जी की ऑफिस में, वित्त सचिव के ऑफिस में, श्रम मंत्री जी, श्रम सचिव, ये सभी लोगों के पास हमने हमने प्रस्ताव पहुंचाए, सीबीटी मेंबर्स को पहुंचाए, और हमने सबको बोला कि ये हमारे प्रस्ताव है। वहां से आने में आपकी ब्यूरोक्रेटिक देरी हो सकती है, लेकिन हम लोग वैसे देरी करने वाले नहीं। उसी दिन हमने सबमिट कर दिया 16 तारीख को। फिर 16 तारीख को शाम को 5 बजे सीपीएफसी मैडम ने हमको बुला लिया। 5 बजे उनसे हमारी पूरी चर्चा हुई। उन्होंने हमें ये बताया कि वो खुद चाहती है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, अच्छा हो जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऑफिसर्स पिछले 6 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इश्यू जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, हमारी भी संवेदना आपके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री जी बहुत इस मामले में सेंसिटिव है, डेली उनके फोन आते हैं कहाँ तक पहुंचे हो। तो मैं उनकी तरफ से भी आपको कहीं कहना चाहती हूँ कि वो भी बहुत इस मामले में संवेदनशील है। सब लोग ये चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, हम सब एक ही पेज पे है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है, और सबकी इच्छा एक ही है। तो हमने कहा जब ये सबकी इच्छा है तो इसको जल्दी होने के लिए आप जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने हमें जो बताया कि 21 तारीख को, आने वाले 21 तारीख को उन्होंने सभी अफसरों की एक अंतर्गत मीटिंग बुलाई है। इसमें हमारे सारे प्रस्तावों पर चर्चा करके
उसमें से जो संभावित प्रस्ताव उनको लगते हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा, सेक्रेटरी मैडम के पास दिया जाएगा, वहां से फिर डिसीजन होगा श्रम मंत्रालय से। अगर श्रम मंत्रालय से डिसीजन लेने में कुछ उनको दिक्कत है तो प्रधानमंत्री तक भी जा सकते हैं। तो ये पूरी बात हुई है। और उस दिन मैं आपसे मिल नहीं पाया, जैसे कि वादा किया था कि गुरुवार को हम मिलेंगे। मिल नहीं पाया क्योंकि हमारी ट्रेन भी काफी लेट थी और जल्दी से हमें मीटिंग में वैसे ही बैठना पड़ा। तो ये सब चीजें हुई है और हमें यकीन है, आशा है कि जब सभी लोग एक ही विचार के हैं, एक ही सोच रखते हैं, तो हमारा जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय होगा। सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि जो हमारी आखिरी बात हुई थी और जो आप लोगों की मांग थी 7,500 के ऊपर कम से कम होना चाहिए, तो आपने दो तीन प्रपोजल जो सरकार को दिए हैं, मैंने आपकी बातों से ये समझा कि करीब करीब अब जो बॉटम लाइन आ रहे हैं 4,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे हमें दे दिया जाए, इतना तो दे ही सकते हैं जो आप कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना? और बाकी जो है लड़ाई आगे लड़ेंगे, तो जो जैसा आप बता रहे हैं वो तो ठीक है। लेकिन जिससे भी आपकी मीटिंग हो रही है, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे संवेदनशील है, सब चाहते हैं कि ये हो जाए, तो असंवेदनशीलता दिखाने वाले कौन है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है? नंबर वन। नंबर टू, सवाल ये था उस दिन जो मैं आपसे सवाल कर रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं और 21 तारीख की जो मीटिंग होती है, तो जैसा कि आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि 4,000 तक आप आ चुके हैं। अगर 4,000 भी सरकार कर देती है, हो सकता है सरकार कहे कि मैं 3,000 ही करूंगा, या हो सकता है 2,000 ही कर देता हूं 1,000 वाले को। मे बी उनकी तो डिसीजन वो जाने। लेकिन जो अभी जिस तरह से अलग अलग हॉट इश्यू जो सरकार के सामने अलग अलग तरह की समस्याएं मैं देख पा रहा हूं, उसको देखते हुए जैसा आपको उम्मीद है, लास्ट टाइम भी आप लोग काफी आशान्वित थे कि हमारा ये काम हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि 21 तारीख की जो मीटिंग होने वाली है आपके प्रपोजल के ऊपर में, तो इसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लग जाएगा? डिसीजन कुछ भी आए, 4,000 आए, 3,000 आए, चाहे 5,000 आ जाए, वो एक बात की बात है, लेकिन कुछ भी होने का लगता है आपको कि 21 को ये डिसीजन ले लेंगे और 29 को या इसी महीने में फरवरी खत्म होते होते ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है अरविंद जी कि 21 की मीटिंग में ये हमारे जो प्रस्ताव है इनमें से जो उनको पॉसिबल लगते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, नुकसान देखते हुए, फायदा देखते हुए, वो ये आगे बढ़ाएंगे श्रम मंत्री के पास तुरंत। उसके अच्छा। बाद श्रम मंत्री जी इस पर निर्णय लेने में उत्सुक है, प्रधानमंत्री जी उत्सुक है, ये हमें पता चला है, हेमा अच्छा। मालिनी जी भी इसमें शामिल है। तो अच्छा। जल्दी से जल्दी 29 तारीख को हमारी चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हो रहे हैं, उसके पहले डेफिनेटली कुछ ना कुछ निर्णय आएगा, ऐसी हाँ। हमें अपेक्षा है, आशा है। और हम बहुत आशान्वित है। अब बल्कि कभी भी यहाँ से हमें दिल्ली जाना पड़ सकता है, ये भी मुझे लगता है कि हमें अच्छा। जाना चाहिए। अगर कुछ देरी होती है तो वहां जाके हम अपना जो भी प्रयत्न है वो करेंगे। चलिए, एक बहुत सारे जल्दी से जल्दी जो होगा। हमारे, जी जी, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके आपने जो कह रहे हैं कमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि उनका एक बड़ा वाजिब सवाल है कि जब यही प्रपोजल बनवाना था, यही सब करना था, तो इतनी खींचने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं मंशा सरकार की अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप अंदर इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपको शायद पॉजिटिव वे में चलना भी चाहिए और लग भी रहा होगा। लेकिन जो और लोग हैं ईपीएस 95 के पेशेंट, उनको ये लग रहा है कि अगेन दिस काइंड ऑफ थिंग इज ओनली टू बाय द टाइम, दैट्स ऑल। देखिए अरविंद जी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, देने हाँ। वाले हम नहीं, हम मांगने वाले हैं। जी। हमारी लड़ाई बहुत एंगल से सफल हुई है। ये बूढ़े लोगों की, वृद्धों की लड़ाई है और हम्म। अभी इसका परिणाम आने का है, आने हम्म। वाला है। और परिणाम जल्दी से जल्दी आए, ये हमारी कोशिश है। हमने एक प्रपोजल नहीं दिया, हमने हम्म। 3-4 प्रपोजल दिए। उसमें हम्म। एक मुद्दा ये भी आया था कि सीपीएफसी मैडम ने खुद ही कहा था हम्म। कि हमारी तो बोले कोशिश ये भी है कि आपको कुछ दे हम। हम्म। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आपको हम जो दे पाए, सरकार जो दे पाए, उसके हम्म। अलावा आपके ईपीएस के लोगों को उसके ऊपर से
क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट की वृद्धापकाल की पेंशन भी उस स्टेट के लोगों को अलाउ की जाए। तो हमने इसका स्वागत किया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से देने के बाद स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ देती है तो ये अच्छी बात है। हमें तो जीने के लिए पैसे चाहिए, वो चाहे किसी के भी जेब से आए, किसी के भी तिजोरी से आए। तो इस पर भी काफी चर्चा वो लोग कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को के साथ चर्चाएं कर रहे हैं। उसमें शायद हरियाणा का तो हो ही जाएगा, बाकी लोगों का भी वो बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हर ये जो लोग हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के उद्योगों में भी थे, स्टेट गवर्नमेंट में रहते थे, उनके स्टेट के प्रगति के लिए इनका योगदान रहा है। और वो बूढ़े भी है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन है वो उनको लागू होना लाजमी है। तो इस पे भी हमने बहुत मतलब उनका स्वागत किया। हाँ जी। तो ये है कि अभी फिलहाल हमारा 7,500 महंगाई भत्ते की मांग है और मेडिकल फैसिलिटी की। अब सर मैं एक सवाल 7,500 महंगाई, जी 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 अगर वो आज दे सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर इमिडिएटली नहीं दे सकते, हो सकता है उनको देरी लगे हिसाब किताब करने में या पैसे जुटाने में, या उनके जो भी एफडीज वगैरह होते हैं कहीं इन्वेस्टमेंट, तो उस चक्कर में वो हमें रोके मत और हमें इंटरिम रिलीफ दे दे। वो रिलीफ हो सकता है आज की पेंशन जो हमारी चल रही है उसमें चाहे आप 6,000 जोड़ दो, चाहे 5,000 जोड़ दो, चाहे 4,000 जोड़ दो, उसके कम मत जोड़ो, इतना पैसा हमको दे दो। उसके बाद हमारी 7,500 और महंगाई भत्ते की जो मांग है वो हम लेके आगे चलेंगे। तो ये बात हुई है। अब वो 21 तारीख को मीटिंग के बाद अपना जो रिकमेंडेशन उनके ईपीएफओ का होगा, वो श्रम सचिव के पास या श्रम मंत्री के ऑफिस में जाएगा, वहां निर्णय होगा। तो हमें अपेक्षा है अरविंद जी कि जल्दी से जल्दी इस लड़ाई की परिणति हो, इसका परिणाम हो, और इसको हम सभी लोगों के चेहरे पर, आप, हम, सरकार, सब हंसी दे, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखें, एक उनकी जिंदगी में थोड़ा सा कुछ स्तर बढ़ाने की जो हमारी कोशिश है वो सफल रहे। सर एक छोटा सा सवाल मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि जो आप जी कह रहे थे कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कहा है कि उनको भी वृद्धा पेंशन जिस स्टेट में वो है उनको मिलना चाहिए। मुझे जी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरे इस मामले को एक दूसरे जगह डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। देखिए लोगों ने जिंदगी भर काम किया है, उनके अपने हक के पैसे तो सरकार देने में आनाकानी कर रही है। अब वो वृद्धा पेंशन सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहे, जिस राज्य में भी होंगे तो आप उनके उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो कि वृद्धा पेंशन मुझे दे दो, उसके बाद ये दे दो। चलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, वृद्धा पेंशन सबको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एज फार एज जो वर्किंग क्लास पीपल है जिन्होंने जीवन भर अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल में काम किए हैं, तो इसलिए काम तो नहीं किया था ना कि बुढ़ापे में वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया था, ना कि सरकार के ऊपर निर्भर रहे कि मुझे वृद्धा पेंशन दे दो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल। इस इशू को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, एक दूसरे के मतलब फुटबॉल बनाया तो नहीं जा रहा कि उधर फुटबॉल मारो, उधर उस गोल पोस्ट पे देखो, और इधर मारो तो इस गोल पोस्ट पे देखो। अरविंद जी बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है। ये हमारी भी यही पहले सोच थी, हम्म लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको वृद्धाप्य पेंशन देंगे, वृद्धाप्य पेंशन। उन्होंने ये कहा कि जो केंद्र सरकार से बन पड़ता है वो इमीडिएटली करेंगे। हम्म उसके बाद की ये कोशिश रहेगी कि भाई ये भी इसमें शामिल हो जाए, तो लोगों को थोड़ी मदद स्टेट से भी हो जाए। तो वो तो ठीक है, इस वेलकम, एनीथिंग एडिशनल कमिंग इज वेलकम। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कुछ नहीं देंगे और वो देंगे, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है। 7,500 महंगाई भत्ते की ईपीएफओ के पास से हमारी मांग जागरूक है और वो रहेगी। ये सिर्फ ये है कि हमारे लोग जो डेली मर रहे हैं उनके राहत के लिए कुछ इंटरिम रिलीफ दिया जाए, अगर इसमें देरी लगती है तो। और अगर 7,500 महंगाई दे सकते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आखिर में अपने व्यूअर्स के लिए भी और अपने लिए मेरी एक राय है कि इस देश के बुजुर्ग जो है जो आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं, एक होता है कि वेलफेयर, जो आप बुजुर्गों के लिए वेलफेयर करते हैं कि चलो उनको हम वृद्धा पेंशन दे देंगे, बुढ़ापे में दिक्कत ना आए उनको, और एक दूसरे बुजुर्ग वो है कि जिन्होंने अपने जवानी भर काम करके बुढ़ापे के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने अपने पैसे जोड़े। तो दोनों दो चीज है, एक हक की लड़ाई है, एक चैरिटी है, वेलफेयर है जो सरकार को करना चाहिए। जनता के जो कमाई है उससे, कमाई से जो टैक्स के पैसे सरकार को देती है उसके एवज में जनता का वेलफेयर होना चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज है।
लेकिन क्या जिन्होंने जीवन भर कमा के अपने पैसे जमा किया, जिनको एक वाजिब पेंशन मिलना चाहिए था, जो उनका हक है, तो हक और वेलफेयर को मिक्स करने के लिए उन्होंने भी जैसा कहा कि वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, कोई बात नहीं। 60 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं सबको वृद्धा पेंशन दे सरकार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो हक की लड़ाई है, उस हक का पैसा तो सरकार बोले कि हाँ ये आपका हक है और मेरा मेरा देना बनता। तो कमांडर साहब, आप 21 तारीख को जो भी होता है, मैं आपसे फिर दोबारा एक बार टच में रहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव से पहले और खास करके कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले कुछ ना कुछ उम्मीद और राहत, उम्मीद तो चल ही रही है, राहत हमारे बुजुर्गों को मिल जाए तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा एनएसी के लिए। नेशनल एजुकेशन कमेटी जो आप लोगों का है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर सरकार दया करके नहीं, जो उनका बनता है पेंशनर का, उनकी हक उनको सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई दया और कोई मेहरबानी वाली बात है ही। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। और हाँ इसी के लिए हम कामना करते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये आप ही के लोग हैं, आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए और ये हमारे देश के बुजुर्गों की हालत बहुत अच्छी करनी चाहिए। धन्यवाद अरविंद जी, आपने बहुत हमें सहारा दिया है पहले से। मीडिया के सभी लोगों को धन्यवाद है हमारा। जी जी। कमांडर साहब, हम कोशिश करते हैं कि जब 21 को तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आए ना आए आप लोगों के पास क्या हुआ, तो जब भी आता है हम 22 के आसपास या 22 या 23 कभी भी एक बार मैं आपको दोबारा से हम लोगों को बताएंगे कि आखिर मामला कहां तक पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद के जो किरण है वो कमांडर राव साहब आप बने हुए हैं, और वो इंतजार करते हैं कि आखिर हमारा मामला कहां तक पहुंचा। तो मैं आपको 22 को या 23 को जब भी होगा, then we'll again discuss and talk, update. Thank you, sir.